नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। डेली 100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग सिरसी 7th बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें हमने हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। ये बुक आती है बीपीएससी प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन हल प्रश्न पत्र। ओके, बहुत ही बेहतरीन बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी कुछ दिनों में शुरू कर लेंगे। तो आज से ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, इसके साथ साथ साइंस का भी मैं शुरू कर दूंगा, है ना। रोज़ एक दिन ज्योग्राफी एक दिन साइंस करके ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो सामान्य भूगोल के 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। साथ साथ चैनल पर बीपीएससी मेंस के लिए प्रैक्टिस सीरीज भी चल रहा है, जिसको आप जाकर जरूर करना। जिनको क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होती है ना, आंसर राइटिंग में, उनके लिए वो मस्ट है, ज़रूर जाकर देखना। बिल्कुल बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, रोज़ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं एक दिन छोड़कर, है ना। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? आसान मत समझना ऐसे क्वेश्चनों को। कई बार क्या होता है ना, जो आप एग्जाम में आप जब टेंशन में होते तो इस तरह के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं कितनी बार, समझ रहे हो ना। तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है, मतलब सौरमंडल निहारिका का भाग है। ओके, पहला का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने पहली बार ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आकाशगंगा के केंद्र में, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? निहारिका, वाइट क्या बोलते हैं उसको, मिल्की वे के जो है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी को पूरा चक्कर करने में सूर्य को कितना समय लगता है, ये पूछा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को मिल्की वे का चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में। देखो, पृथ्वी चंद्रमा है, चंद्रमा किसका चक्कर काटती है? अर्थ का। अर्थ किसका? सूर्य का। सूर्य किसका? मिल्की वे के चारों तरफ घूमती रहती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, अभी बताया मैंने, 25 करोड़ वर्ष। तीसरा क्वेश्चन। चौथे पर चलते हैं। हमारी अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, 88 है। 88 ये उस समय के हिसाब से है। ओके, 88 है। कौन ये घोषित करता है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है ये घोषित करता है कितने तारामंडल हैं, कितने तारामंडल नहीं हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उनको सप्तऋषि कहा जाता है। अगर आपको देखना होगा ध्रुव तारा, तो आप देखना ऐसे एक आकार बना रहता है, इसको सप्तऋषि कहते हैं। और सप्तऋषि से सीधे जब इस तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको ध्रुव तारा दिखेगा, समझ रहे हो ना, उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है। ओके, तो जिस तारे मंडल के तारे को ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं तो सप्तऋषि ही है जो ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, कौन सा है वो? तो बुध ग्रह है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध ग्रह। सौरमंडल केवल 2 ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात ग्रह उपग्रह हैं। और सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, सैटर्न के। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्य तापमान लगभग 464 डिग्री से रहता है। समझ रहे हो ना कितना डिग्री गर्म रहता है ये। इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, इन सब को क्या कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। ओके, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के पास अपना वलय है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना सेकंड लेता है? तो ये लगभग में 8 मिनट का समय लेता है। 8 मिनट में सूर्य से कोई प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन। 365.25 दिन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यही 2-5 दिन जो है ये 4 साल में कंप्लीट होकर एक दिन पूरा का निर्माण करती है, जो लीप ईयर का दिन कहलाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? 365.25, यानी कि दिन का 1/4 जो है वो ट्रैवल करती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। तो जब ये 2-5 जमा होकर 4 साल में पूरा का पूरा एक कंप्लीट दिन का बना देती है तो वो लीप ईयर कहलाता है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यहाँ पर क्या दिया है कि पृथ्वी विषुवत की रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है परिक्रमा करने की। इस आधार पर प्रति मिनट करीब में 1670 किलोमीटर और 60 मिनट में
1670 डिवाइड को 60 से डिवाइड करेंगे तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट में ट्रैवल कर लेती है पृथ्वी। इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। ओके, 27.8 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर? शून्य अक्षांश के आसपास, 23 अक्षांश के आसपास, 50 अक्षांश के आसपास। अक्षांश देशांतर तो जानते होगे ना, या डी दिया है 70 अक्षांश के आसपास। तो कहाँ पर मरुभूमि अधिक होती है? तो कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ के आसपास अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना? मरुस्थल नॉर्थ साउथ तो समझ में आता होगा, अक्षांश देशांतर पता होना चाहिए। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के घूमने के कारण। पृथ्वी के घूमने के कारण कोरियोलिस बल बनता है, तो पृथ्वी का घूर्णन। और ये विषुवत पर सबसे कम होता है, और ध्रुव पर जब आप जाएंगे तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है कोरियोलिस बल। विषुवत पर कोरियोलिस बल उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए कभी भी चक्रवात जो है, साइक्लोन, वो विषुवत पर नहीं आ सकता। विषुवत से ऊपर आएगा या नीचे आएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी? तो जीजी कोरियोलिस द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका कोरियोलिस बल नाम पड़ गया। बृहस्पति तो पता ही है, अब ये तो नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि ग्रह है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी आता है, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ये इस बार पूछा था बीपीएससी में, 67वीं बीपीएससी में। तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, सैटर्न। ओके, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश समय लेता है, तो कितना लेता है? 29.5 वर्ष। पृथ्वी के हिसाब से 29.5 वर्ष का समय लेता है शनि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना समय लेता है? तो इसका हो जाएगा 84 वर्ष का समय लेता है यूरेनस सूर्य की एक परिक्रमा करने में। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, इस बार पूछा था, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम के माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन के रिकॉर्ड से। तो 18 का क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी में क्या था कि पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है जियोडेसी। जियोडेसी जरूर याद रखना, इस साल पूछा था 67वीं बीपीएससी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित होता है? किससे निर्धारित होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा से निर्धारित किया जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है? ये ग्रीनविच से गुजरती है। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना और आर्कटिक दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ से गुजरती है। यूरोप में ब्रिटेन यहाँ पर है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में इंग्लिश चैनल आता है। फिर अफ्रीका के कुछ देश यहाँ पर पड़ते हैं, तो उनसे होकर ये अटलांटिक महासागर होते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से खींची गई है? तो ये प्रशांत महासागर से खींची गई है इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये सीधी नहीं है रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ताकि एक देश में डेट कम से कम समान रहे, इसलिए सी होगा। बेरिंग जल संधि जो है, जो अमेरिका के अलास्का भाग को और रूस को अलग करती है, वहीं से खींची गई है। निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया ही है अपना, जिसमें हम लोग रहते हैं। इसमें से पूछा है तो एशिया के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका का नाम आता है, अफ्रीका हो जाएगा आंसर। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है, तो देखो यहाँ पर इनमें से पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल है ये इतना सारा दिया हुआ है। अमेरिका सबसे पहले अफ्रीका आएगा इनमें से, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। और इससे भी पहले कौन सा आ जाता है? एशिया आ जाता है। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया में जाएंगे, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अब एशिया के जो देश हैं वो बड़े बड़े आकार में हैं, अफ्रीका के देश तुलनात्मक रूप से छोटे छोटे हैं, यूरोप में भी छोटे छोटे देश हैं। ओके, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला पूछ रहा है, तो चिली है। चिली को आपने अगर देखा होगा तो एंड्रीज जो है, एंड्रीज की श्रेणी दक्षिणी अमेरिकी में, उसके पश्चिम के तट पर पूरा चिली ऊपर से नीचे तक ऐसे फैला हुआ है। तो इसका जो उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है।
निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो द्वीप सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है, करीब करीब में 17,000 द्वीप हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर पर फिलीपींस आता है जहाँ 7,000 हैं, मालदीव में 1100, क्यूबा में 4,195 द्वीप हैं छोटे छोटे। अगला है निम्न से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये 64वीं बीपीएससी में पूछा था, ये यूपीपीसीएस में भी बहुत जल्दी पूछा है अभी भी। तो बोर्नियो द्वीप है जो सबसे बड़ा है इनमें से, बोर्नियो सबसे बड़ा है। ओके, बोर्नियो के बाद मेडागास्कर, फिर सुमात्रा, फिर ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान है जो भौगोलिक क्षेत्रफल से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है इनमें से। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, क्यूबा, इन सब में से। ओके, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपने देखा होगा जापान की 1, 2, 3, 4 मुख्य द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ऐसे ही नाम है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप, 4 द्वीप होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु समूह है। उपयुक्त चारों द्वीप में से होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर ही है। 66वीं बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाना। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड वैसे तो अमेरिका के बगल में है, बड़ा सा एक बर्फ़ का चट्टान, बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरे देश में, वहाँ पर देखोगे अमेरिका के बगल में। लेकिन ये किसका भाग है? तो ये राजनीतिक रूप से डेनमार्क का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेनमार्क। ओके, आगे चलते हैं। डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो है इसका नाम बर्फ़ नहीं है, ग्रीनलैंड नाम है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं पाया जाता है। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? महाद्वीप जो कॉन्फिडेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है वो कभी अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। पूरी दुनिया जो है वो कभी एक जैसी ही थी। जैसे आप अगर अफ्रीका का मैप देखोगे या दक्षिण अमेरिका का मैप देखो तो दोनों के एक दूसरे में सेट कर सकते हो तुम करीब इलाके, है ना। तो ये सिद्धांत दिया था वेगनर साहब ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है, ये पूछा है आपसे, सत्य पूछा है। तो वो पूरा जीवाश्म में बहुत कम होते हैं। इसमें पूरा जीवाश्म जो होता है वो अग्नेय में होता ही नहीं, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के लावा से होता है। तो इसमें पूरा जीवाश्म कहाँ से आ जाएगा? वे जल के लिए सारंध्र होती है, बिल्कुल गलत। तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, बिल्कुल सही है ये। सिलिका की उपस्थिति के कारण इनका क्रिस्टलीय भी होता है और क्रिस्टलीय भी होता है। जो मैग्मा जितनी जल्दी ठंडा हो जाएगा वहाँ पर अक्रिस्टलीय चीज़ उतनी ही कम होगी, है ना। और जहाँ पर मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा वहाँ पर क्रिस्टलीय चीज़ें ज़्यादा होंगी, क्रिस्टल मिलते हैं रंग बिरंगे। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये शैलें अस्त्रों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैल अस्त्रों में निक्षेपित होते हैं। अवसादी शैल में ही कोयला, पेट्रोलियम ये सब पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको कहा जाता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये रवेदार क्रिस्टल नहीं होते। रवेदार कौन सा होता है? अग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कथन एस्कर व ड्रमलिन से संबंधित है? 67वीं यूपीएससी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन से एक, टफ आया था पेपर इस बार। एस्कर क्रूड बोडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ये अलग अलग आकृतियाँ होती हैं जो पानी और हवा और जल के द्वारा बनाया जाता है। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर व मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों में की विशेषता है। और चौथा स्टेटमेंट क्या दिया है कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत था। ग्लेशियर या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेप से निर्मित एस्कर लंबे संगरे कटक होते हैं। लंबा सकरा कटक होता है एस्कर जिसके किनारे तीव्र ढाल होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा बनी होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलास मृतिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका करते हुए उल्टे अंडे के भांति होता है। ड्रमलिन उल्टे अंडे के भांति होता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये सभी किससे बनते हैं? एस्कर, ड्रमलिन, ये सब जो ग्लेशियर आगे पीछे होते हैं ना समय के साथ, वहीं पर इन सब का निर्माण होता है ग्लेशियर के आस पड़ोस में। जैसे रेतीली भाग के जो रेत जो होता है, रेत का मैदान, उसके अलग अलग आकृतियाँ होती हैं जिसको बरखान वगैरह सब कहा जाता है ना। जल द्वारा निर्मित अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। तो ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। कहाँ पर है ये इटली के सिसिली द्वीप के पास स्थित है। मोना लोआ उदाहरण है किसका? तो मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, हवाई द्वीप में।
प्रशांत महासागर के बीच में है हवाई द्वीप। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से आधा गगन वाले लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा 15 मीटर तक खिसक कर होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। 2004 में भयानक सुनामी आया था इंडोनेशिया, भारत, इन सब जगहों पर। परिणामी सुनामी इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तटों पर घोर विध्वंस किया था। गलत पूछा है आपसे। वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। 50 लाख लोग कैसे मर सकते हैं? सी गलत है इसका। 1 से 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। समझ रहे हो ना? बहुत देख लो 9.1 तीव्रता का भूकंप आना, समझ रही हो ना? तो भयानक भूकंप था वो, समझ रहे होगा आप लोग। कथन ए, इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबे भ्रंश रेखा 15 मीटर तक का अक्षेपण हुआ था। बहुत भयानक सुनामी आया था। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 2004 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये वलित पर्वतों में पाई जाती है। वलित पर्वत जो होते हैं नवीन वलित पर्वत, जैसे हिमालय है वो वलित पर्वत है ना, तो उसमें पाई जाती है। तो नवीन मोरदार पर्वत को ही नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। देखो सबसे लंबी, ऊपर से उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो एंडीज है, पूरब से पश्चिम पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट आ जाता है। तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ओके, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। कितनी है? 7200 किलोमीटर। रॉकीज पर्वत अमेरिका के ऊपर में है, मतलब उत्तरी अमेरिका के स्थित है, और इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। कोकोस प्लेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये इसका आंसर ई दिया है, रस्ट बाउल। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनियस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र प्रमुख आता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी कि ग्रेट लेक्स प्रदेश, अल्बामा, ये सब बोला है, पिट्सबर्ग भी बोला है। ओके, तो इसका आंसर ए, बी, डी तीनों था, इसलिए हो गया जाए। किलिमंजारो है। किलिमंजारो क्या है? पता होगा, सबको पता होगा क्या है ये एक आग्नेय गिरी है, वोल्केनो पर्वत है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। 5000 मीटर के करीब में इसकी हाइट है। और मैं बताऊं, विषुवत इसके बगल से ही गुजरती है, लेकिन यहाँ पर अफ्रीका में बर्फ़ पाया जाता है इसकी चोटियों पर। समझ रहे हो ना? विषुवत के बगल में बर्फ़ है कहीं पर अफ्रीका में। 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गोबी का मरुस्थल है, ये कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42 नंबर पर कि जोहानसबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो स्वर्ण खनन के लिए जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में विख्यात है। 43 नंबर है कि इनमें से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है? जो किसी भी समुद्र, महासागर इन सब से जुड़ा हुआ ना हो। तो इसमें से हो जाएगा हंगरी। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल किसके किसके साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। कुछ कुछ देशों का तो सीमा देख के जरूर जाना, क्योंकि हर समय न्यूज़ में रहते हैं। संसार की छत किसको कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। देखो पूछा हुआ ऐसे तरह का खतरनाक क्वेश्चन। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर पूर्व उपमहाद्वीपीय दक्षिण पूर्वी भाग स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है। कितना भाग पृथ्वी का सतह का? तो 1/2 भाग जो है, 2/3 वो पानी से ढका हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तट पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। समझ रहे हो ना? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान, जो पृथ्वी है चपटी है, तो यहाँ केंद्र है, तो सबसे नज़दीक का स्थान कौन सा होगा? उत्तरी ध्रुव ही तो होगा। दक्षिणी ध्रुव तो दिया नहीं है आंसर में। 6400 किलोमीटर लंबाई, 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाले एक कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता है। अटलांटिक महासागर देखोगे ना ऐसे, तो इसके बीचों बीच इसके एक कटक गुजरता है। समझ रहे हो ना? उस बीचों बीच समुद्र के अंदर एक पहाड़ की श्रृंखला है, पूरी की पूरी कटक गुजरता है। इसी कटक की अलग अलग चोटियाँ हैं,
उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश कर जाता है। यह कटक है, कौन सा कटक है? तो ये है मध्य कटक, महासागरीय कटक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अटलांटिक कटक नहीं, महासागरीय कटक। कहाँ से शुरू होता है दिखाता हूँ। कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो उसके मध्य से गुजरता है। हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ अंटार्कटिका बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर में ऐसे घूम के ये कहाँ चला जाता है? प्रशांत महासागर में घुस जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस समुद्र के अंदर के पहाड़ को क्या कहा जाता है? तो इसको मध्य कटक कहा जाता है। इसको जरूर याद रखना। समुद्र के अंदर पूरी की पूरी पहाड़ की श्रृंखला है। अगर पूछेगा पूरे पृथ्वी पर समुद्र सहित कोई सबसे लंबी श्रृंखला कौन सा है, तो वो यही है। ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील, लगभग में 64,000 किलोमीटर लंबी है ये कटक। समझ रहे हो ना भाई? यह पृथ्वी की सतह पर अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है जो कहाँ पर बहता है? तो ये बहती है अमेरिका, जो है अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका उनके बीच में। फ्लोरिडा के धारा और एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट करके हेटारस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है, तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाने जाती है। यह गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अभी मैंने बताया अमेरिका के पास बहती है। और एक चीज़ इसको याद रखना, जो समुद्री जलधाराएँ हैं उसको ज़रूर देख के जाना। मैप में देख लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ग्रांड कैनियन क्या है? ये एक खड्ड है जो कहाँ पर है? अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, गॉर्ज। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, सुंदरबन के आसपास। फिजी द्वीप अवस्थित है। कहाँ पर है फिजी द्वीप? तो प्रशांत महासागर में है फिजी। यहाँ वानवतु पूर्व टोगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। प्रशांत महासागर के द्वीप जरूर देख के जाना। द्वीप से क्वेश्चन अधिकांश वहीं से आते हैं क्योंकि वहीं पर छोटे छोटे द्वीप हैं, या फिर मध्य अमेरिकी देशों जो हैं वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं। स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज कनाल के माध्यम से। इसका निर्माण कब किया गया था? 1869 में। सॉरी, नीचे भाग गया ये। 1869 में, जिस साल गांधी जी का बर्थडे हुआ था उसी साल निर्माण किया गया था इसका। ओके। और इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। 2015 में इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 193 किलोमीटर। बढ़ गया इसकी कुछ लंबाई, जब खनन किया गया था तब 164 किलोमीटर थी। पनामा नहर जोड़ती है किसको? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है। याद रखना इसको। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर और अंध महासागर। अंध को ही अटलांटिक महासागर कहा जाता है। पहले क्या होता था ना कि किसी को अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट बड़ा कार्गो शिप लेके जाना पड़ता था, उसको पूरा दक्षिण अमेरिका पार करके जाना पड़ता था। इन्होंने क्या किया? मध्य अमेरिकी देश में एक पनामा है जिसके बीच से आर पार एक नहर खोद दी इन्होंने। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है। कहाँ से कहाँ तक? मलक्का के द्वारा कहाँ से कहाँ जाते हैं हम? तो हिंद महासागर से चीन सागर में जाते हैं। मलक्का ये सिंगापुर के पास में है, देखना सिंगापुर के पास छोटा सा एक जल संधि है। ओके। सुंडा स्ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? देखो 67वीं यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ई दिया इन्होंने। क्या हो जाएगा कि सुंडा स्ट्रेच गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह सुमात्रा और जावा द्वीपों के समानांतर है। पहले इस गर्त में जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, तो सुमात्रा और जावा दोनों हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर ई देगा। ओजोन परत बताती है क्या? अंटार्कटिक के वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। ओजोन परत क्या बताती है? तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है जो ओजोन परत के नाम से जानी जाती है। समताप मंडल में उपस्थित होती है ये, और ये हमें अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती हैं उनसे रोकती है। वो समझ गए ना? अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं उनसे हमें रोकती है। UVA, UVB और UVC 3 तरीके के होते हैं, इन्हीं से हमें रोकती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें से। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर पर आपको ओजोन परत मिल जाएगा समताप मंडल में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। ग्रीनविच कहाँ है? ब्रिटेन यहाँ है। तो ब्रिटेन से पूर्व में जो भी आएगा उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और ब्रिटेन के पश्चिम में जो भी देश आएगा उसका समय ब्रिटेन से पीछे होगा। तो इसीलिए कितना है? 2 घंटा आगे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन सा देश? तो काहिरा, मिस्र। देखो क्या है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर, तो 30 डिग्री देशांतर पर 30 गुना 4 यानी कि 120 मिनट लग जाएगा। समझ रहे हो ना? तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटा होता है। समझ रहे हो ना? यहीं से तो निकाला है हमने।
पृथ्वी जो घूमती है तो एक देशांतर घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। अब इससे निकाल लो। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखो उत्तरी गोलार्ध में कब से होता है सबसे बड़ा दिन? जब उत्तरार्ध होगा सूर्य, है ना, जब अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब पड़ती है? जब अपने यहाँ शीत ऋतु होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन मकर रेखा पर होता है सूर्य, है ना। 61 का बी हो जाएगा इसका आंसर। महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? तो विवर्तनिकी क्रिया से, प्लेट टेक्टोनिक से अलग हुए थे। प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है इनको। ओके। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया के द्वारा ही हिमालय का निर्माण हुआ है। जब भारतीय महाद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट टकराया तो बीच में जो मिट्टी थी वो दब के ऊंची हो गई और इसीलिए हिमालय का निर्माण कर दिया। समझ रहे हो ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो हिमालय भारत की है। एंडीज कहाँ की है? अमेरिका की है। रॉकीज ये भी अमेरिका की है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। आल्प्स जो है ये कहाँ की है? तो ये यूरोप की है। अच्छा बताना, दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी आल्प्स पाई जाती है न्यूजीलैंड में, जरूर याद रखना। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो चीन में मरुस्थल ये अवस्थित है, तकला मकान। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। इसका आंसर ये हो जाएगा। 67 नंबर है कि निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? डेड सी के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो लेबनान का नहीं होगा, क्योंकि लेबनान इजराइल ये है, यहाँ है डेड सी और लेबनान यहाँ है। लेबनान भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ एक देश है जो लगभग तबाह हो गया है। अब इसकी राजधानी बड़ा विस्फोट हुआ था, याद होगा सबको। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय पूछ रहा है, विषुवत के आस पड़ोस के भाग को, तो क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है, पंपास। देखो यहाँ पढ़ देता हूँ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है। और प्रेरी कहाँ पर होता है? उत्तरी अमेरिका। और डाउन्स कहाँ पर होता है घास का मैदान? तो ऑस्ट्रेलिया। और अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है और पंपास दक्षिणी अमेरिका में होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। सिडनी एक बड़ा शहर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, सबको पता होगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। 19 ईस्ट रिज कहते हैं कटक। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि ही है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत। भूमि से ही लवण जाते हैं उसमें, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुंचाने में प्रमुख कारक का काम करती हैं। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? बड़ा ही खराब क्वेश्चन। तो 35 ppt। 1000 ml में 35 ग्राम के लगभग में अरब सागर में आपको नमक मिल जाएगा। निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा औसत लवणता है डेड सी में। डेड सी में कोई जाएगा तो डूबेगा नहीं जल्दी। देख लो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है तुर्की के वॉन झील में। इससे भी ज़्यादा 330% के लगभग में मृत वहाँ पर पाया जाता है। यानी कि 1000 ग्राम जल लोगे तो उसमें 330 ग्राम के लगभग में तुम्हें लवणता मिलेगा। वहाँ पर कोई आदमी डूबता नहीं है तुर्की के झील में, डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, इसलिए आदमी नहीं डूबते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी सबसे बड़ी है दक्षिण अमेरिका की। अगला इसको मैच करना है। रॉटरडैम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन ये किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर देखते हैं। रॉटरडैम जो है ये राइन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी के किनारे सबसे ज़्यादा राजधानियाँ हैं दुनिया में। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे हैं। देश की अलग अलग राजधानी है डेन्यूब के किनारे। यूरोप से गुजरती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मानदेब जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। और फारस की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है फारस की खाड़ी को। और लाल सागर को बाब अल मानदेब जोड़ती है। सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें तो पता ही होगा बाकी सबको, तो जल्दी से देख के आगे बढ़ जाते हैं। अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। किस मिट्टी में केसिक कैपिलरी सबसे अधिक होता है, प्रभावशाली होता है? तो चिकनी मिट्टी में कैपिलरी सबसे अधिक होता है, यानी कि जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होती है, इसको याद रखना। 79 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है।
निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगार्डी में सोना का खान है। कुलगार्डी में, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका ये पूरा भाग जो है ये पूरा मरुस्थल ही है। ऑस्ट्रेलिया की बसावट मुख्य रूप से इन भागों में ही है। तो यहाँ पर स्थित एक खान है कुलगार्डी, जो सोने की खान है। ओके, वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। 1892 में इस क्षेत्र में सोने की खोज की गई थी। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा चीन अभी आजकल सोना का उत्पादन कर रहा है। चीन में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 236, रूस में 305, संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 टन सोने का उत्पादन हुआ था। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो भारत है एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक। और भंडारण की दृष्टि से यहाँ पर क्या दिया है, और नहीं यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 19 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार थे। देखो, इनमें से पहला है भारत। वैसे दुनिया में अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चीन पहला, रूस दूसरा, भारत तीसरा, चौथा कनाडा, पाँचवा यूएई। समझ में आ गया ना? तो भारत वैसे कैसे है? वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है, और इस ऑप्शन में पहले स्थान पर है। बड़ा कठिन क्वेश्चन हुआ ये। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो देखो, तेल का भंडार सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास है, लेकिन आजकल तो यहाँ पर लोग खाने को भी तरस रहे हैं। 84 नंबर है कि कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है। और मैं आपको बता दूँ, कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो सऊदी अरब करता है और यूएसए करता है, अमेरिका। ओके, बिटुमिनस कोयला सबसे सामान्य कोयला है। 85 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। रोज़ 100-200 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलतियां कम करोगे एग्जाम में। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धियाँ शामिल होती हैं। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सब शामिल होते हैं, वाणिज्यिक स्रोत हैं। समझ रहे हो ना? निम्नलिखित में कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो सबसे बड़ा केंद्र है लंदन है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, ब्रिटेन की राजधानी। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि मेघीय रात में जो पृथ्वी से दीर्घ किरण निकलती हैं उनको मेघ अवशोषित कर लेता है। आजकल जो उमस वाला मौसम बना होता है वो इसी कारण से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? विकिरण के कारण। विकिरण को बाहर, पृथ्वी से बाहर जाने ही नहीं देता, ये बादल घेर के फिर पृथ्वी में रख देता है। तो एक चारों तरफ से घिर सा जाता है पृथ्वी, जिसमें हाई टेम्परेचर हो जाता है। बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। मानसून का निर्वतन इंगित करता है, यानी कि आकाश साफ हो जाएगा उस समय। बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव बनना शुरू हो जाएगा। स्थल पर तापमान बढ़ने लग जाते हैं। जब बादल छट जाते हैं तो अक्टूबर के आसपास देखोगे प्रचंड गर्मी पड़ती है। समझ रहे हो ना? उसको क्वार की उमस भी कहा जाता है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, छठी से, ज्योग्राफी का 6ठी से 10वीं तक का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन गोला करके पढ़ना मिनिमम। बड़ा ही कामयाब, बड़ा ही अच्छी चीज़ है वो, पढ़ना जरूर। तो उसी में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो, लूसेंट पर मैं बीपीएससी के स्टूडेंट्स को जो मैंने देखा है चैनल पर, एक चीज़ उनकी कमी बताता हूँ। कमी सुननी चाहिए, चाहे आप भी मेरी कमी बताते हो कमेंट करके, तो मैं सुनता हूँ ना। कमी सुननी चाहिए। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, लूसेंट पढ़ो, पास हो जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पास हो जाओ। पता है इनको दिक्कत कहाँ पर आती है? अगर प्रीवियस ईयर से पूछा, लूसेंट से पूछा, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, 100-120 नंबर तक ले आएंगे। इनको दिक्कत आती है फिर मेंस में, क्योंकि वहाँ पर आपने लूसेंट पढ़ के आप लिख ही नहीं सकते, एक क्वेश्चन भी नहीं लिख पाओगे ढंग से। समझ रहे हो ना? या फिर जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा नया हुआ, जैसे इस साल बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं कि 122, 125, 150 नंबर आ रहे थे मेरे, तो बिहार बीपीएससी ने जारी नहीं किया। इस साल 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे बीपीएससी के लिए, यानी कि टफ पेपर था 67वीं का। पता चल जाएगा 67वीं का री एग्जामिनेशन हो तो उसमें पता चलेगा कि इस बार पेपर टफ कितना आएगा। तो लूसेंट मत पढ़ो, बेसिक से शुरू करो। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कोई 4 दिन की तैयारी नहीं होती है कि आप 2-4 किताबें पढ़ के, या यूट्यूब चैनल वाले जो बताते हैं कि 60 टॉपिक पढ़ लो, 4 किताबें पढ़ लो, पास हो जाओगे। हो ही नहीं सकता। कोई पास हुआ होगा तो झूठ बोल रहा होगा आपके सामने। कैसे पास होते हैं? पहले सिलेबस देखो, किस दिन मैं वीडियो कंप्लीट बना दूंगा इस पर। एनसीईआरटी से शुरू करो। एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं यार सब लोग इतना बार पढ़ने के लिए? कभी एक बार उलट के भी तो देखो क्यों बोलते हैं। बेसिक चीज़ें यहीं पर मिलती है, जिसको लोग मिस कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान हो गया 89 का। इसका हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्यम में। यहाँ पर रोज़ ही होता है। विषुवत क्षेत्र में रोज़ टाइम बंधा होता है कि 2 बजे होगा तो 1:59 के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो ना?
भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ठंड में वर्षा होती है। मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल भर नहीं, कुछ महीने वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वर्षा होती ही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी सही होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र का यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ठंड में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर रसीले फल खूब पाए जाएंगे। खट्टे मीठे फल जो पाए जाते हैं वो खूब सारे पाए जाएंगे। तो भूमध्य सागर के आस पड़ोस के देश में जैसे ही ज़्यादा फल पाया जाएगा, अंगूर संतरा ये सब पाया जाएगा, तो वहाँ पर वाइन और शराब का कल्चर बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना? भूगोल भी जुड़ा होता है हमारे दैनिक जीवन से। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ प्रचलित है? पंपाज में। पंपाज कहाँ हो गया? देखो, मध्य चिली, कैप्टाउन दक्षिण अफ्रीका, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाती है, जबकि पंपाज में ये नहीं पाई जाती है। 91 नंबर है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। शिकारी जनजाति होती है ये। और ये जिस झोपड़ी में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? मोंगुलस। पिग्मीज निवासी है कहाँ के? तो ये अफ्रीका के निवासी हैं पिग्मीज। एस्किमो निवासी हैं कहाँ के? एस्किमो बिल्कुल बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं। कनाडा, मंगोलिया, मलाया, श्रीलंका, तो कनाडा के निवासी है। कनाडा के भी बिल्कुल ठंडे बर्फ़ वाले इलाके में एस्किमो लोग रहते हैं। 94 नंबर है कि एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु बनाया गया एस्पेरांटो भाषा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? तो चीन है सबसे बड़ा उत्पादक। 2020 के आंकड़ों के हिसाब से चीन है पहले स्थान पर, दूसरे पर हम हैं भारत। 96 है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है कहाँ पर पैदा होता है? तो ये चीन में पैदा होता है, चीन में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, व्यूज़ बढ़ते तो अच्छा लगता है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये है ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। करेवा मिट्टी चाहिए होता है इसके लिए। कौन सा मिट्टी? करेवा। जो क्या होती है? ये हिम जो बर्फ़ होती है उनके पिघलने के कारण जो मिट्टी बन के आती है उसी को करेवा कहते हैं। ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। ओके। और जम्मू कश्मीर में, भारत में सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। किश्तवाड़, जम्मू और पंपा, कौन सा पुर है ये? पामपुर। इन इलाकों में केसर का होता है। केसर को लाल सोना भी कहा जाता है, बहुत महंगा मिलता है। 98 है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयला भंडार में तो चीन सबसे अग्रणी है, हार्ड कोल के रूप में। 99 नंबर क्वेश्चन में पहुँचे आज हम लोग कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सऊदी अरब करता है। अभी मैंने बताया था 2019 में सबसे ज़्यादा अमेरिका ने किया, उसके बाद रूस ने तेल का उत्पादन किया था। ओके। 100 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान करता है यूरेनियम का उत्पादन। कजाकिस्तान की राजधानी ज़रा कमेंट करके आप बताना मुझे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, फीडबैक देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा। कहीं कुछ गलती हुआ हो तो उसको भी कमेंट करना। ओके, थैंक यू सो मच।